एहसन शाह का कत्ल इन्होंने इसलिए करवाया है कि इनकी ऑडियो लीक हो गई थी। अब मुझे बताएं कि जब ऑडियो लीक हुई है उसकी डेट क्या है? ऑडियो लीक कल हुई है ना? कल होती है, हाँ। 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त को होती है, ठीक है। एहसन शाह का मर्डर कब हुआ है? एहसन शाह का 23 अगस्त को। तो शकील भट्ट का पर्चे के अंदर ये लिखना कि ऑडियो लीक होने की वजह से एहसन शाह का मर्डर हुआ है। शकील भट्ट साहब, आइंदा कभी आप पर्चा दें तो प्लीज मेरे साथ राब्ता कर लिया करें, ताकि आपको मैं कम से कम बताऊं कि पर्चा देते किस तरह। आप उस पर्चे को पढ़े और ऑडियो को सुने। मैंने उस ऑडियो को 12 मरतबा सुना, उस पर्चे को मैंने कोई 9 मरतबा पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ऑडियो और पर्चे में 180 डिग्री का फर्क है। 180 डिग्री का मतलब समझते हैं? पहले नंबर पे तो मुझे इस ऑडियो की सच्चाई और सदाकत के अंदर ही शकूक व शुबहात का सामना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो फेक हो सकती है? यस। ये इल्जाम है आपका गवर्नमेंट पे भी और पुलिस पे? डेफिनेटली इतना हाई प्रोफाइल केस और इतना हाई प्रोफाइल एक्यूज हो तो उसका मर्डर शकील भट्ट जैसे सब इंस्पेक्टर तो नहीं कर सकते। एहसन शाह अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहा है और उसमें वो कहता है कि जी मैंने 3 शूटर तैयार कर लिए। पूरी ऑडियो सुन लें, कहीं 3 शूटर का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहता है कि मैंने यहाँ पे लड़के तैयार कर लिए। लड़के तैयार कर लिए ये भी नहीं वो कहता है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थे टीम तैयार हो गई तो मैं फनकार हो गया। जैसे मेरी अम्मी से गुफ्तगू होती थी तो मैं कहता था माँ जी परेशान ना, वो ताड़े पुत्र देते सारे ताबेदार ने तो इंशाल्लाह जल्द अवाम नूं तोहफा देवांगे, इसी बाहर आ जाएंगे। इस तरह की गुफ्तगू होती। एहसन शाह की वालदा भी जाके पर्चा दे देती है एहसन शाह की बीवी पे कि ये घर से सोना और नकदी लेके भाग गई है। वो पर्चा कहाँ पे दिखाई? पर्चे की कॉपी तो बेशक ना होगी लेकिन खबर तो चली। आप इस इंटरव्यू को पास करें, वो पर्चा ढूंढ दें मुझे। एहसन शाह को मार के उसके भाई के ऊपर इल्जाम लगा दिया। हाँ। अब उसकी ऑडियो निकाल के उसकी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि पूरी फैमिली के ऊपर पर्चे दे दियो ताकि फैमिली में से कोई पिटीशनर बन के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। इस बात में किस कदर सदाकत है कि आपकी जान को भी खतरा है? मेरी जान को खतरा कोई नई बात तो नहीं है। क्या इस केस की वजह से? 29 अगस्त को एक फेक खबर चलती है कि जो अब्दुल मतीन साहब हैं उनको एक कातलाना हमले में अल्लाह रहम करे कि वो जाँ बहक हो गए हैं। तो किन लोगों ने की, कौन साजिशें कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पर और पुलिस जो है 24/7 अंडर द कैमरा आ जाए, ये खुशखबरी अवाम को कब दे रहे हैं? अल्लाह खैर करे। इसके ऊपर हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ज़ाती हैसियत में इस वीडियो को बड़ा पसंद किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं और आपको एक दफ़ा फिर से हमारे इस इंटरव्यू में खुश आमदीद। लाहौर शहर पर पिछली वीडियो हमने बनाई जो खून की होली लाहौर में खेली गई, उस पर बड़ी ब्रीफ वीडियो, उस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि लोगों ने उस पर इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि आज हम दोबारा से उसी शख्सियत के पास आके बैठे हुए हैं, जनाब मियाँ अब्दुल मतीन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर से कि आपने टाइम दिया। सर अल्फाज थे कि इदारे का सबसे बड़ा लीडर इस कत्ल में मुलविस है, अल्फाज थे कि इन्होंने एहसन शाह का इनकाउंटर खुद कर दिया है। आज पर्चा हुआ है, शकील भट्ट साहब ने बाकायदा तौर पे पर्चे में ये बात लिख दी है कि वो जो पर्चा है उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का भी नाम मेंशन कर दिया है और लोगों के सामने बड़ी सारी हकीकतें खोल देंगे। इस पे क्या कहेंगे? वेरी गुड। गोगी और तीफी का सिर्फ नाम लिख रहे हैं, उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? ये तो है, सवाल तो है। दूसरे नंबर पे उस पर्चे को आपने पढ़ा है? पर्चे की तस्वीर आई हुई है, ब्रीफ। पर्चा आपने पढ़ा है? एक मरतबा पढ़ा है? पर्चा पढ़ा है। आप उस पर्चे को पढ़े और ऑडियो को सुने। ऑडियो सुनी आपने? जी ऑडियो सुनी है। ऑडियो आपने इसलिए सुन ली क्योंकि आप सहाफी हैं, पर्चा आपने शायद इसलिए ना पढ़ा हो क्योंकि आप कानूनदान नहीं है। हम वकील लोग हैं। ठीक है। मैंने उस ऑडियो को 12 मरतबा सुना, उस पर्चे को मैंने कोई 9 मरतबा पढ़ा। ठीक है। उसको पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ऑडियो और पर्चे में 180 डिग्री का फर्क है। 180 डिग्री का मतलब समझते हैं? ऑडियो पर्चा अगर इधर है तो ऑडियो इधर है। ठीक है। ऑडियो में वो अपनी बीवी को कह रहा है मुखातब होते हुए कि मैं जल्द रहा हो जाऊंगा, अवाम में तोहफा देना है तो मैं सऊदी अरब चले जाना है। बिल्कुल ऐसे है। पहले नंबर पे तो मुझे इस ऑडियो की सच्चाई और सदाकत के अंदर ही शकूक व शुबहात का सामना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो फेक हो सकती है? यस, माइट बी पॉसिबल। दूसरे नंबर पे ऑडियो लीक हुई है समा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। समा पे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सबसे पहले न्यूज़ पे नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। समा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मेन स्ट्रीम समा का मालिक कौन है? अलीम खान। ठीक है। अलीम खान अभी कहाँ बैठा हुआ है? गवर्नमेंट में। ठीक है। गवर्नमेंट किसकी है? लीग की। इस मुकदमे में, इस इनकाउंटर में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ अदारे का बड़ा
हेड इन्वॉल्व नहीं बल्कि हुकूमत तक इन्वॉल्व है। ये उससे बड़ी बात है सर। तो अब वो इंफॉर्मेशन भी उस चैनल से लीक हुई है जिसका मालिक हुकूमत में बैठा हुआ है, राइट। ठीक है। दूसरे नंबर पे शकील भट्ट साहब पर्चा देते हैं और पर्चा देते हुए कहते हैं कि जी मैं आज अपने कमरा तफ्तीशी में बैठा हुआ था कि मैंने समा टीवी ऑन किया। जी जी, यही कहा ना? बिल्कुल यही है, पर्चे में दर्ज भी यही है। समा टीवी पर समा डिजिटल नहीं चलता, समा टीवी पर। ठीक है, डिजिटल का प्लेटफॉर्म ही अलग। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरे नंबर पे वो जिस डिजिटल मीडिया पे चला है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अवेलेबल है नहीं है। तीसरे नंबर पे उस पर्चे के अंदर वो कहता है कि जी मैंने सुना कि एहसन शाह अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहा है और उसमें वो कहता है कि जी मैंने 3 शूटर तैयार कर लिए। पूरी ऑडियो सुन लें, कहीं 3 शूटर का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहता है कि मैंने यहाँ पे लड़के तैयार कर लिए। लड़के तैयार कर लिए ये भी नहीं वो कहता है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से टीम तैयार हो गई है तो मैं फनकार हो गया। देखिए मैं खुद 1 महीना जेल में रह के आया हूँ। जब हम घर में औरतों से गुफ्तगू करते हैं ना तो हम यही कहते हैं, जैसे मेरी अम्मी से गुफ्तगू होती थी तो मैं कहता था माँ जी परेशान ना वो ताड़े पुत्र देते सारी ताबेदार ने। ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्द आवाम को तोहफा देवांगे, इसी बाहर आ जाएंगे। ठीक है। इस तरह की गुफ्तगू होती थी। उसको एक अलग रंग देना और अलग अलग रंग देने के बाद उसका पर्चा उसकी बीवी के ऊपर ही करवा देना। इसमें एक और चीज़ है सर, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। अगर ये इतना सीधा केस है और इतना सादा केस है, पुलिस ने अपना आप तो बड़ा सफाई से क्लियर कर दिया है कि, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बदामी बाग वाले शख्स का जो है वो तुम्हारे बाप का जो दोस्त है उसका भी कोई हल निकालना है, तो उससे कौन सा शख्स मुराद है? शकील भट्ट ही सामने आता है। अगर एहसन शाह का ससुर शकील भट्ट का दोस्त हो तो क्या एहसन शाह को जरूरत है कि शकील भट्ट का कत्ल करवाए? मुमकिन है वो उसके खिलाफ हो। यही तो बात है। उसके ससुर की बेटी एहसन शाह के घर में है। हाँ। वो जलीलो रिस्वा हो रही है। क्या वो शकील भट्ट के साथ मिलकर अपने ही दामाद को गिरफ्तार करवाएगा? आपको क्या लगता है? अगर दोस्ताना ताल्लुक दोस्ताना की हद तक तो शायद नहीं। भाई ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। उस पर्चे के अंदर जो एहसन शाह की बीवी के ऊपर हुआ है, शकील भट्ट साहब लिखते हैं कि एहसन शाह का कत्ल इन्होंने इसलिए करवाया है कि इनकी ऑडियो लीक हो गई थी। यही मौकफ है। यही मौकफ पड़ा। ठीक है। अब मुझे बताएं कि जब ऑडियो लीक हुई है उसकी डेट क्या है? ऑडियो लीक कल हुई है ना? कल होती है। हाँ। 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त को होती है। ठीक है। एहसन शाह का मर्डर कब हुआ है? एहसन शाह का 23 अगस्त को। तो शकील भट्ट का पर्चे के अंदर ये लिखना कि ऑडियो लीक होने की वजह से एहसन शाह का मर्डर हुआ है, ये तो उस मर्डर की ही 180 डिग्री पर खिलाफ वर्जी ना होगी। यानी पहला बयानिए की नफी है, दूसरा वाला जो पर्चा दे दिया है। यानी वो पर्चे के अंदर लिखते हैं कि एहसन शाह का मर्डर इन्होंने इसलिए करवाया कि ऑडियो लीक हो गई थी। तो मर्डर तो 23 अगस्त का हुआ है, ऑडियो तो 29 अगस्त को लीक हुई है। और 1 मिनट के लिए अगर मैं ये तसव्वुर कर लूं कि ऑडियो पुलिस वालों के पास पहले हत्ते चढ़ गई थी, तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि अगर मैं 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लूं कि एहसन शाह शकील भट्ट का कत्ल करवाना चाहता था तो शकील भट्ट के पास ऑडियो हाथ में आ गई तो शकील भट्ट ने उसका मर्डर करवा दिया। फिर भी वो कसूरवार है। ठीक। यानी मैं इनका पर्चा पढ़ा तो मैं इब्रार भाई मेरे लिए परेशान कुन हैरान कुन बातें इसलिए नहीं है कि आदत हो गई है। पर्चे के अंदर 25 डी लगाई है। ठीक है। 25 डी है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो पीका एक्ट की सेक्शन 24 भी लगाई हुई है। ठीक है। 25 डी है टेलीग्राफ एक्ट की, डिजिटल जो डिवाइसेस इस्तेमाल में। टेलीग्राफ एक्ट की 25 डी ये कहती है कि अगर कोई किसी को कॉल पर धमकी दे या तंग करे तो वो 25 डी के तहत एप्लीकेशन दे सकता है और उसके ऊपर 25 डी के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कॉल करके आपको धमकी दूंगा तो आप मेरे ऊपर 25 डी की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं अगर शहजाद साहब के साथ बैठकर शहजाद साहब के साथ कॉल पर बात कर रहा हूं और आपके खिलाफ कोई बात कर रहा हूं और आपका नाम भी नहीं लिया तो आप मेरे ऊपर 25 डी की कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी जब तक नाम मेंशन नहीं है वो दफा भी नहीं लगा। नाम भी मेंशन नहीं और जब तक मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा आप मेरे ऊपर 25 डी नहीं लगा सकते। ठीक। मैं तो गुफ्तगू किसी और बंदे से कर रहा हूं। यानी बिल वास्ता जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी। यानी इनको पर्चा देने का ढंग भी नहीं है। मैं शकील भट्ट साहब आइंदा कभी आप पर्चा दें तो प्लीज मेरे साथ राब्ता कर लिया करें ताकि आपको मैं कम से कम बताऊं कि पर्चा देते किस तरह। दूसरे नंबर पे 24 पीका एक्ट लगाया। ठीक है। पीका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। पीका एक्ट की जो सेक्शन 24 है वो ये कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली क्राइम होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली क्राइम होता है तो वो किसी और एक्ट के अंदर डील करता है कि नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन 24 जरूर लगेगी। ठीक है। मुझे ये बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हुआ है? वो अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहा है, इसमें क्राइम कौन सा है? गुफ्तगू में, लेकिन ऑडियो तो मुबैना होगी। नहीं, वो क्या है उसमें? मुझे ऐसी कोई बात बताएं जिससे ऐसा लगे कि क्राइम हो रहा है, बताइए। उसको तो जोड़ा इसी चीज से जा रहा है कि बाहर बताएं ना आप मुझे, वो पूरी ऑडियो के अंदर बता दें कि जहां से पता लगे कि क्राइम हो रहा है।
वो कह रहा है मैं जेल में आके फनकार हो गया हूँ। वो कह रहा है जी मैं जल्द अवाम को तोहफा दूंगा। वो कह रहा है मैं जब रहाऊंगा तो मैं सऊदीया चले जाऊंगा। इसके पीछे बातें हैं हाईकोर्ट में लगी हुई उसकी बेल, जिसमें उनके वकील बुरहान मुअज्जम साहब ने यकीन दहानी करा दी थी कि हाईकोर्ट तो तेरी बेल हो, यानी तेरे ऊपर तो झूठा पर्चा है। बदामी बाग वाले शख्स वाली बात तो कंट्रोवर्शियल है ना सर, वो हमारे जहन में चले, मेरे और आपका जहन ने ये तस्लीम कर लिया। देखिए ये बात सारी तो चीजें controversial मैंने 1 मिनट के लिए दुरुस्त तस्लीम की है, मैं दूसरे मिनट के लिए ये कहता हूं कि मैं उस ऑडियो को ही सच्चा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ठीक। पहले तो मुझे ये बताएं वो लीक कैसी हो गई, ठीक है, फिर मुझे बताएं वो लीक की किसने, और वो फिर गई समा डिजिटल पे। वो सारी अगर आप करी से करी जोड़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे कत्ल के पीछे कौन है। अच्छा सर, बड़ी वाज़ेह अल्फाज में, और ये इल्ज़ाम है आपका गवर्नमेंट पे भी और पुलिस पे भी। डेफिनेटली इतना हाई प्रोफाइल केस हो और इतना हाई प्रोफाइल एक्यूज हो तो उसका मर्डर शकील भट्ट जैसे सब इंस्पेक्टर तो नहीं कर सकते। सर 2 आम शख्स हैं, एहसन शाह है, अमीर बलाज टीपू है, आम शहरी हैं, आम शख्स हैं, उनके पीछे गवर्नमेंट बाकायदा क्यों आके इन्वॉल्व हो जाएगी? गवर्नमेंट बकायदा इन्वॉल्व नहीं है तो पंजाब पुलिस कैसे इन्वॉल्व? बकायदा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बेकायदा इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व तो है ना सर, इन्वॉल्व आपके मुताबिक वो इन्वॉल्व है, लेकिन फिर किस तरह से? अमीर वो बलाज का काम तो मर्डर हो गया, जिसने करना था वो बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती। पकड़ नहीं सकती, ये गवर्नमेंट की आप कमजोरी बता रहे हैं तो या अब उनकी गवर्नमेंट ख्वाहिश को बता पता रहे हैं? है कि हमने किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना है ना, ठीक है, ताकि अवाम को दिखा सकें कि देखो जी साडे मुल्क चेंज एंज होएगा, साडी हुकूमत चेंज होएगा तो ऐसे कर देंगे। गवर्नमेंट पे ये जो इल्जाम है कि वो उन्हें पकड़ नहीं सकती, वो मुरवतन नहीं पकड़ सकती या उनसे डर के नहीं पकड़ आप देखिए साबित नहीं हो गया, 6 महीने आज 13 दिन हो गए। 18 फरवरी 2024 का वकूआ है, अमीर बलाज टीपू मर्डर इस डेकेड का सबसे बड़ा मर्डर है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर गुफ्तगू हुई, कई इंटरव्यूज रिकॉर्ड हुए। इस टॉपिक के ऊपर आपका मेरा सेकंड इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है। ऐसे ही है। आप मुझे ये बताइए कितना हाईलाइटेड मैटर हो और 2 बंदे गोगी और तीफी बटना पकड़े जाएं। कम से कम शामिल तफ्तीश तो किया जाए। नहीं, शामिल तफ्तीश तो बाद में करना है, वो तो छोड़ें, आप पकड़े तो जाएं, पहले पकड़े जाएं। यहाँ पर एक और, यहाँ पर मामला खत्म नहीं ना होता सर, उसके बाद एहसन शाह की वालदा भी जाके पर्चा दे देती हैं एहसन शाह की बीवी पे कि ये घर से सोना और नकदी लेके भाग गई है। वो पर्चा कहाँ पे दिखाइए? सोशल मीडिया में तो आप गर्दिश कर रहे हैं। नहीं मुझे दिखाएं, मेरे पास तो नहीं है। ये सर खबर है, बाकायदा खबर चली है, पर्चे की कॉपी तो बेशक ना होगी लेकिन खबर तो चली। आप इस इंटरव्यू को पास करें, वो पर्चा ढूंढ दें मुझे। तो फिर ये भी एक रची रचाई खबर ही हुई। देखिए एहसन शाह को मार के उसके भाई के ऊपर इल्जाम लगा दिया। हाँ। अब उसकी ऑडियो निकाल के उसकी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि पूरी फैमिली के ऊपर पर्चे दे दियो, ताकि फैमिली में से कोई पिटीशनर बन के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना। सर आपको नहीं लगता कि इतने पर्चे देने के बाद ये जो घिनौनी, ये जो गुत्थी अगर इतनी ही बता रहे हैं जितनी आप कह रहे हैं और जितने ये कशीदा इल्जाम है, ये केस मजीद खराब हो रहा है? आपको पता है मुझे अफसोस सबसे ज्यादा किस चीज पे है? मेरी अदालतें खामोश हैं। अदालतें खामोश हैं। मुझे खामोश, अपने अदारे की खामोशी से मुझे प्रॉब्लम है। ऑनरेबल कोर्ट्स को, यानी आप चाहते हैं कि वो, आपको क्या लगता है कि क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को नहीं पता होगा कि जी ये कस्टोडियल डेथ हुई है? यकीनी तो हो सकता है उनके इल्म में हो। क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता होगा काजी फायज ईसा साहब को कि ये कस्टोडियल डेथ हुई है? पता होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल होना चाहिए भी, क्योंकि मुल्क में इतनी बड़ी इतना बड़ा मामला है, हर दूसरे चैनल पर क्या हर चैनल पर यही खबर है, तो ये पता होगा कि नहीं? होना चाहिए सर। कस्टोडियल डेथ हुई है कि नहीं? मैं एक छोटा कानूनदान हूं, वो तो बड़े जज हैं, उनको नहीं पता कस्टोडियल डेथ के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 आया हुआ है। ये आप सर उन जस्टिस को बता रहे हैं, उनको सू मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था आर्टिकल 184(3) का सहारा लेकर? ठीक, यानी आपको लगता है कि उनको ये जो एक्शन है ये लेना चाहिए? भाई मेरा दुख ही ये है, ठीक है इब्रार भाई, कि मेरी अदालतें खामोश। ठीक है सर, आखिरी सवाल थोड़ा कशीदा है, लेकिन लेट मी से, इस बात में किस कदर सदाकत है कि आपकी जान को भी खतरा है? मेरी जान को खतरा कोई नई बात तो नहीं है। क्या इस केस की वजह से? नहीं, मेरे बड़े केसेस हैं, मेरे पास हर दूसरा केस पुलिस टॉर्चर, पुलिस कस्टडी, इलीगल डिटेंशन, फेक फैक्टिशियस FIR, कंकोक्टेड एविडेंसेस, हर दूसरा मेरा जो केस है वो पुलिस के मामला। 29 अगस्त को एक फेक खबर चलती है कि जो अब्दुल मतीन साहब हैं उनको एक कातलाना हमले में अल्लाह रहम करे कि वो जाँ बहक हो गए हैं। तो किन लोगों ने की, कौन साजिशें कर रहे हैं, इतना ज्यादा कौन? देखिए ये एक अवाम में एक रिएक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं अगर ये खबर फैलाते हैं तो क्या रिएक्शन आता है। टेस्ट कर रहे हैं आपको? मुझे भी टेस्ट कर रहे हैं और अवाम को भी टेस्ट कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस खबर के ऊपर। टेस्ट कर रहे हैं या टीज कर रहे हैं? टीज नहीं कर सकते मुझे। अच्छा, ये तो खबरें हैं कि टीज तो मैं तब नहीं कर पाए जब ये मैं यहाँ इस दफ्तर से उठा के ले गए थे, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इस कुर्सी से उठाकर लेकर गए थे, कनपट्टी पे पिस्टल रखा था, मारते हुए लेकर गए हैं। बाकी जितने भी मामला तो टीज तो तब नहीं कर सके, अब तो सिर्फ खबरें मिला रहे हैं और आपकी सिर्फ यही औकात है कि आप यही कर सकते हैं। यानी ये इदारे पर भी
आपने आपकी आज की जो पॉडकास्ट है ये और बड़ी हो गई इस हवाले से कि आपने ना सिर्फ इदारे को हाईलाइट कर दिया, आपके अल्फाज के मुताबिक लास्ट टाइम भी उन पर बड़ी इल्ज़ाम तराशी थी, आज की एक्टिविटी के बाद उन्होंने अपना आप क्लियर किया, उनकी बहादुरी साबित हो रही कि उन्होंने जी अपनी जान बचाने के लिए ये किया है, लेकिन बाय लॉ आप कहते हैं कि वो भी गलत हुआ। मैं अगर 1 मिनट के लिए तस्लीम कर लूं कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, ठीक है, तो मैं उस 1 मिनट मेरी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी जा रहा है। मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि शकील भट्ट की जान को खतरा था, और खतरा किससे है? एहसन शाह से। यानी आप ये तस्लीम करने को नहीं 18 एहसन शाह, उसमें 100 गलतियां होंगी, 100 खराबियां होंगी, हो सकता है कि वो शख्स ठीक ना हो इनफरादी जिंदगी के, ठीक है, मुझे उसकी इनफरादी निजी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है, मुझे तो उस कानूनी कार्रवाई से ताल्लुक है, उस फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल से ताल्लुक है जो उसको दिया गया। उसको पकड़ते ही उसको मरकजी मुल्ज़म बना दिया, हालांकि वो दरमियान की करी थी इल्जाम के तौर पर। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर उसकी टिंड कर दी, तीसरे नंबर पर तस्वीर वायरल कर दी, 6 महीने 6 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया मावराए अदालत। तो मुझे उससे ताल्लुक नहीं है कि एहसन शाह कौन है, मुझे इससे ताल्लुक है कि वो एक एक्यूज था, वो पुलिस कस्टडी में था और रियासी इदारे की कस्टडी के अंदर वो मारा गया। आप एक कानूनदान होने की हैसियत से ये सब देखते हैं। सर आपने लास्ट वीडियो में ये बताया था और ये बड़ी खुशाइंद खबरी थी और खुशी का झोंका भी था। अब थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि पब्लिक को एक होप भी दिया जाए। आपने कहा था कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस की वर्दी पर और पुलिस जो है 24/7 अंडर द कैमरा आ जाए। ये खुशखबरी आवाम को कब दे रहे हैं? अल्लाह खैर करे। इसके ऊपर हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने ज़ाती हैसियत में इस वीडियो को बड़ा पसंद किया था। अच्छा, माशाल्लाह। यही वजह है कि मेरी वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने आईजी पंजाब साहब के साथ मिलकर 2-4 तस्वीरें भी बनाई और कहा कि जी अब पुलिस के हर ऑफिसर के ऊपर बॉडी कैम लगेगा, और वो नोटिफिकेशन बड़े वायरल हुए। आईजी पंजाब साहब को भी ये आइडिया अच्छा लगा था, लेकिन बात अगेन वही है। आईजी पंजाब साहब ने बताया कि अगर कैमरे लगा दिए तो फिर आपकी तो कोई भी बात पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। यानी आईजी पंजाब साहब आपके मुताबिक ये कह रहे हैं, वो जो आपने हमारी वीडियो में आपने इजहार किया कि हम ये जो कैमराज लेके आना चाह रहे हैं, इस पर आईजी पंजाब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कैमराज आ जाते हैं फिर तो कोई पुलिस ऑफिसर रिश्वत नहीं ले सकेगा। आप अपनी जगह पे तो बिल्कुल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आईजी पंजाब साहब इसमें थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? एक आम ऑफिसर के ऊपर 1 महीने का 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा है। अगर 2-2.5 लाख का एक कैमरा लगाकर उसको अंडर डिसिप्लिन ले आया जाए, वो नाकों पे खड़े हैं, कैमरे की सीसीटीवी फुटेज बन रही है, वो किसी का अगर फर्ज करें एतराफ़ी बयान ले रहे हैं तो एतराफ़ी बयान की भी वीडियो बन रही है, हर चीज़ अंडर दी कैमरा आ गई। तो आप अगर बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देख लें तो अगर वो इस तरह कार्रवाई कर सकते हैं तो वाई नॉट। सर बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। अल्लाह करे कि आप फितरत की हिफाजत में रहें, आप महफूज रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी खास पनाह में रखे, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।